का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने इंडिया का उदाहरण दिया कि वहाँ का सीजन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा जैसे नीचे आएंगे तो गर्मी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, इस साइड हाँ थोड़ा जी। सा जैसे मिल के एक वर्ल्ड टाइप का, इसमें सभी प्रकार के जो भी जीव हैं आ जाएंगे। मैंने सिर्फ जैव विविधता नहीं बताई है शुभम, मैंने आपको इंटायर बायोलॉजी समझाई है। मैंने कहा कि हम सेल से जैसे शुरुआत करते हैं ना, एक कोशिका से जब हम शुरुआत करते हैं, कोशिका एक साथ मिलती है और वो उत्तक बनाती है। जिस तरीके से एक ईंट को हम एक संरचना बना दे तो एक दीवार बन जाती है, तो एक पर्टिकुलर दीवार का एक फंक्शन होता है। उसी तरीके से एक सेट ऑफ उत्तक जो होते हैं, एक कलेक्शन ऑफ जो टिश्यूज होंगे उनका एक फंक्शन होगा। कलेक्शन ऑफ सेल से बनता है एक दीवार, जिसको हम ब्रिक कह रहे हैं। ठीक है, ईंट को हमने कहा कि वो भाई हमारा ब्रिक है, तो एक ब्रिक को हम पर्टिकुलर सेट में लगाते हैं तो उसका एक फंक्शन होता है, वो दीवार का निर्माण करता है और एक सेट होता है। वैसे ही बहुत सारे ईंटों को जब हम जोड़ते हैं तो वो बनाता है दीवार। बहुत सारे सेल्स को हमने जोड़ा, बना दिया टिश्यूज। ठीक है, टिश्यू से ऑर्गन से जो है कि सिस्टम से बनते हैं, उससे बॉडी का निर्माण होता है। हाँ जी, बॉडी का निर्माण होता है। और एक बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारी, वैसे ही बहुत सारी बॉडीज होंगी जिससे कि पॉपुलेशन बनेगा, और फिर वहां से हम धीरे 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 ऊपर की तरफ गए। तो देखो, शुरुआत हमने वहीं से आज भी की है, आज भी वही सेल पे है, वही सेल जो 6th क्लास में पढ़ा था और वही सेल जो 11th क्लास में पढ़ा था, है वही कोशिका। लेकिन अब वो कनेक्टिविटी हमें बस देखनी है कि कहाँ से कहाँ पर वो जा रहा है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, आपने ऑर्गेनिक सिस्टम से इकोसिस्टम में कैसे कनेक्ट किया, मुझे समझ नहीं आया। ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम से कैसे कनेक्ट किया? यस मैम। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे तो पॉपुलेशन बनाएंगे। समृद्धि? यस मैम। फिर अच्छा, कहकशा ने पूछा था। ओके। बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो इकोसिस्टम, पॉपुलेशन बनाएंगे। वैसे ही बहुत सारे टाइप का पॉपुलेशन होगा, पौधों का एक पॉपुलेशन होगा, एक जानवरों का पॉपुलेशन होगा, इंसानों का पॉपुलेशन होगा, कीट पतंगों का पॉपुलेशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन होगा। ये पॉपुलेशन आपस में हमेशा इंटरैक्ट करता है। मुझे जीने के लिए, मुझे काम करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जिसकी वजह से जिसके लिए मैं बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हूँ। मैं पौधों पे भी डिपेंडेंट हूँ, मैं जानवरों पे भी डिपेंडेंट हूँ, राइट? तो वो जब हम इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं वो बनाता है इकोसिस्टम। अब ठीक है? ओके मैम। तो मैम आपने उसमें ह्यूमन इकोसिस्टम को भी आपने उसमें रिलेट कर दिया ना? हाँ, मैंने तो पूरा बायो ही रिलेट कर दिया है। मैंने आप लोग को पूरा बायो समझा दिया है। आने वाली क्लासेस में हम क्या क्या चीजें कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ जाके खत्म होने वाली है। हेलो मैम। हेलो मैम, आप बोले कि डिफरेंट टाइप के बायोम्स मिला के बायोस्फीयर बनाते हैं। और जो बायोम्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम होता है। हाँ। मैम, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम ही बायोस्फीयर बनाता है? हम तो ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यूज मिलकर के पूरा बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अल्टीमेटली बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो छोटा सा ब्लॉक जो पूरा एक अपार्टमेंट बिल्ड कर रहा है, वो तो एक वही ईंट है, वही एक सेल है जो पूरा का पूरा बायोस्फीयर निर्माण कर रहा है। तो आप चाहें उसको सेकंड लेवल पे लाके रिड्यूस कर दें या थर्ड भी कर दें, स्टार्टिंग में लेके चली जाए, दैट डजंट मैटर। अल्टीमेटली वो बनेगा बायोस्फीयर ही जा करके। ठीक है सृष्टि? ओके। ये चीज समझ में आई? क्या बात हुई है यहाँ पे, या बस कहानी की तरह सुन लिया? मैम, जो इकोसिस्टम है ना, ये थोड़ा सा एक बार इसको डिफाइन कीजिए। इकोसिस्टम के डिफाइन का भी वक्त आएगा। मैंने आपको रिलेट करके बस बताया है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स बिगिन विद बिल्डिंग ब्लॉक, दैट इज सेल। शुरू करते हैं कोशिका से कि भाई कोशिका क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस मैम।
यस मैम। ओके, ये क्या देख के समझ में आ रहा है? चिंपांजी दिख रहा है मैम। ठीक है, चिंपैंजी मुझे भी दिख रहा है। एवोल्यूशन सेल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर डीएनए। फॉर्मूला टाइप मैम धीरे धीरे कैसे सेल मैम एवोल्यूशन ओके, ये इवोल्यूशन। धीरे धीरे सेल कैसे इवैल्यूएट हुई है और धीरे धीरे ह्यूमन कैसे आप ह्यूमन बना है वो बेसिकली दिस इज डिपिक्टिंग होल बायोलॉजी। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स भी दिखेंगे, यहाँ पे आपको लीव्स भी दिखेंगे, यहाँ पे आपको इंसेक्ट्स भी दिखेंगे, एनिमल्स भी दिखेंगे, और कुछ केमिकल्स भी दिखेंगे, लाइक डीएनए भी दिख रहा होगा, दिख रहा है, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स भी दिख रहे होंगे। यस मैम। Basically, this image or GIF, whatever you say, it is depicting biology, लाइफ के बारे में बता रहा है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। सेल जिसको हमने कहा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम सेल शुरू करें उससे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि सेल की स्टडी को हम कोशिका विज्ञान और साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। सेल जो वर्ड है, कोशिका जो वर्ड है, अपने आप में एक मिसनोमर है, ठीक है। आप में से किन्हीं का माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए। यस, थैंक यू। सेल जो एक टर्म है ना, वो एक मिसनोमर है। अब मिसनोमर मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? समवन फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड? मैम मिसनोमर का मतलब मैम ये होगा कि उसका कुछ और भी मतलब है, लेकिन इस सेंस में यूज हो रहा है वो। जैसे कि मैम इसमें मिसनोमर का मतलब सेल का मतलब कंपार्टमेंट के लिए यूज होता है वैसे जनरली, लेकिन यहाँ पर लिविंग एंटिटी के लिए यूज हो रहा है, तो इस सेंस में वो मिसनोमर है। थैंक यू। और एक सेंस में और मिसनोमर है जिसका मतलब, जैसे देखो सेल तो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब कंपार्टमेंट्स होता है, और कंपार्टमेंट कौन से? खाली, ठीक है। खाली के बारे में बात हो रही है, पर क्या एक कोशिका खाली होती है? कभी भी नहीं होती। कोशिका में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल टर्म कॉइन किया रॉबर्ट हुक ने। देखो टर्म के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि ये सेल जो टर्म है ना, ये किसने दिया? वो दिया है रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने दिया किसमें पहली बार ऑब्जर्व किया? कॉक सेल्स में। ये कॉक सेल्स क्या होते हैं? तो कभी तुमने देखा है कि कुछ पुरानी वाइन की बॉटल्स आती हैं, शैंपेन की बोतल आती है, जिनके ऊपर के एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देखा है? और वो हमें देखने से लगता है कि ये क्या चीज़ है, तो वो प्लांट टिश्यू है, पादप उत्तक है, जहाँ से उसको निकाला जाता है वो डेड है, मरा हुआ होता है। उन्होंने उसमें कॉक सेल्स में देखा, और जब उन्होंने देखा तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया। ये कुछ ऐसी सी चीज़ है जो सेल है, और इसी से पूरे जीव जगत का निर्माण हुआ है, ठीक है। और बाद में जब हाई माइक्रोस्कोप से देखा गया तो एक कॉक सेल इसी तरीके का दिखता था। ये देखो यहाँ, ये वाला जो इमेज है, दिस वन, जब हमने देखा, जब इन्होंने बताया और इसमें आया, काफी टाइम का अंतर है, तो इन्होंने जो बताया था वो और ये, तब तक हमें ये पता चल गया कि ये जो कॉक की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने जो देखा था एक्चुअली वो देखा था सेल वॉल। इन्होंने सेल वॉल देखा था, कोशिका भित्ति देखी थी, और इन्होंने तभी समझा सेल। लेकिन तब तक ये टर्म इतना पॉपुलराइज हो चुका था, हमने इसको बदला नहीं। और ये मिसनोमर इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, खाली डब्बे, लेकिन सेल कभी भी डब्बा नहीं, खाली तो बिल्कुल नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं छोटे छोटे, और उससे एकदम भरा हुआ होता है। एक रस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें सारे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये खाली तो किसी भी तरीके से नहीं है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मिसनोमर। तो पहली बार लिविंग सेल किसने देखा? तो पहली बार लिविंग सेल देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। प्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है।
जिन्होंने सेल्स को, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने सेल्स को एनिमाक्यूल्स कहा। क्या बताया? एनिमाक्यूल्स। उन्होंने बताया, एक डिफरेंट नाम दिया, बट अगेन वी जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, दैट इज सेल। हमने उसको सेल कह के ही पुकारा। फिर आई सेल थियोरी कि ठीक है, सेल तो हो गया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, सेल के बारे में हम जान लेंगे, लेकिन सेल थियोरी क्या है? तो सेल थियोरी दी हुई थी स्लिडेन एंड स्वॉन ने। स्लिडेन एंड स्वॉन, स्लिडेन, ठीक है, स्लिडेन एंड स्वॉन। और इसको मॉडिफाई किया, जो भी इन्होंने बताया, इन दोनों ने जो भी बताया, उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, दैट इज वर्कआउट। पॉलिटी में हमने देखा है कि संविधान तो लिखा हुआ है, लेकिन अमेंडमेंट्स होते हैं, होता है ना अमेंडमेंट? यस, तो वो अमेंडमेंट होता है, कुछ चीजें हम उसमें ऐड करते हैं, कुछ हटाते हैं, कुछ अलग से चीजें नई बना के रखते हैं। वैसे ही मॉडिफिकेशन किया वर्काउ ने। और ये सारे इन तीनों लोगों ने जब काम कर लिया, तो एक्चुअल जो आज की सेल थ्योरी है, ये कुछ ऐसी दिखती है, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब सेल से मिलके बनते हैं, यानी कोशिका से मिलके बनते हैं। सभी जीव कोशिका से मिलके बने हुए होते हैं, और जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आई हैं। जो पहले से कोशिका मौजूद थी, उन्हीं कोशिकाओं से उत्पन्न हुई हैं। समझ में आया ये चीज? क्या बात हो रही है यहाँ पे? यस क्या बात हो रही है? सेल अराइज हुआ था पहले वाले से। हाँ, पहले वाले से आया ये। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे जीव कोशिका से मिलके बने हुए हैं। फिर यहाँ से हमने डिराइव किया, दैट इज सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कैसा बेसिक यूनिट? तो दैट इज स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक और फंक्शनल। कार्यशैली के आधार पे, कार्यात्मक और संरचनात्मक तौर पे जीवन की मूल इकाई है कोशिका। ठीक है, समझ आई चीजें? क्या बात हुई यहाँ पे, या भारी हो गया? समझ में आया मैम। रिस्पॉन्स दिया करो सभी, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट Yes, टू ma'am. गिव रिस्पॉन्सेस, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो आपस में अपने आप में बोलते चली जाऊंगी। ठीक है मैम, आप यही कहना चाहते हैं ना, जैसे कि संरचनात्मक मतलब जो बॉडी का निर्माण जिस टाइप से हुआ है, और जीवात्मक जो हम जैसे हम जी रहे हैं, उसकी वजह से जैसे हमारी जो ऑर्गन्स बनी है, जैसे कि लिविंग ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, तो यही इसका मतलब है ना, जीवात्मक और संरचनात्मक में। जीवात्मक और संरचनात्मक मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जीवात्मक की तो बात ही नहीं हुई, स्ट्रक्चरल की बात हुई। संरचनात्मक, संरचना, ये जो संरचना है बॉडी की, ठीक है, कोशिका की वजह से हुई। और कैसा कार्यशैली है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेल। बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं और टिश्यूज बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। तो मेरे एक पर्टिकुलर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, मेरे लिवर का एक फंक्शन है, ठीक है, और मेरे लिवर का जो फंक्शन है वो दूसरे जानवरों के लिवर का फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। शेर का लिवर और मेरा लिवर तो डिफरेंट काम कर सकता है लिवर ही, पर काम हो सकता है थोड़ा डिफरेंट उनमें हो, थोड़ा डिफरेंट मेरे में हो। तो कार्यात्मक जो शैली है और संरचनात्मक चीजें जो हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल, कोशिका की वजह से है। अभी ठीक है, समझ में आया है? यस मैम। ह्यूमन का जो लिवर है और लायन का लिवर है, इसका फंक्शन डिफरेंट होगा, मतलब कैसे? थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज दे बोथ आर मैमल्स, तो मोर और लेस दे आर गोइंग टू बी सेम। तो हम क्या करेंगे, हम अगर मॉडिफाई करके बोलते तो हम क्या करेंगे कि जो ऑर्गन है उनका फंक्शन डिफरेंट होगा, या मतलब लाइक दिखने में वो डिफरेंट होंगे?
दोनों तरीके से डिफरेंट होंगे। मेरा लंग्स, सिंस मैं एक नॉन स्मोकर पर्सन हूँ, मेरे लंग्स का जो दिखने का तरीका होगा वो जैसा वो दिखेगा, और जो स्मोकर पर्सन है उसका लंग्स एक जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। नो मैम। जो स्मोकर पर्सन है उसकी लंग्स पेल पिंक और पिंकिश शेड से डिग्रेड होकर के ब्लैकिश साइड पे चला जाएगा, थोड़ा सा काले का रंगत ले लेगा। सिंस मैं नॉन स्मोकर हूँ तो मेरे में वो काला नहीं दिखेगा। तो देखने की शैली जस्ट बिकॉज की एक आदत बदली है, एक आदत बदली है, तो ये चीज सेम रेस में, सेम मतलब इंसानों की जाति में ही जब दो लोगों में डिफरेंट दिख सकता है, तो फिर दो अलग प्रजाति में तो डिफरेंट दिखेगा ना। या लिवर की बात करूं या किडनीज की बात करूं, तो दोनों में सेल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। आपके लिवर में और आपकी किडनी में दो अलग अलग टाइप की कोशिकाएं हैं जिससे वो बना हुआ है, तो संरचनात्मक डिफरेंस भी है और दोनों के कार्य में भी डिफरेंस है, वो काम भी अलग तरीके से करता है। लिवर का काम बाइल बनाना है, डिटॉक्सिफिकेशन है, ये सारी चीजें करता है, और उसका काम, किडनी का काम फिल्ट्रेशन है। अब समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, what one yes, other than that? जी मैम समझ में। यस मैम। तो यहाँ तक तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सबके लिए सही होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। मैम जो कोशिका वाली जो डेफिनेशन की इसमें जो सेकंड लाइन है उसका एक बार मीनिंग बता दीजिए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी। ओके, संरचनात्मक और कार्यात्मक, ये मैम नहीं, ये ग्रीन वाली लाइन में जो सेकंड लाइन है, कोशिकाएं अच्छा। पहले से मौजूद। जी मैम। ओके, कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यस एग्जैक्टली, जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं, जो पहले से मौजूद सेल्स हैं, वही दूसरी कोशिकाओं को जन्म देते हैं, ठीक है। जी मैम, मतलब एक ये कोशिका दूसरी कोशिका को बनाती है। हाँ, जी मैम, थैंक यू। ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिजम्स यानी जीव। हम जीवों के बारे में अगर बात करें कि जीव, मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है तो जस्ट बियर विद मी। जितने भी जीव हैं इनको हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक नॉन सेलुलर, अकोशिकीय और कोशिकीय, ठीक है, गैर कोशिकीय या कोशिकीय। जितने भी जीव हैं इनको हम विभाजित कर सकते हैं दो भाग में। अब इन नॉन सेलुलर वालों को हम दो भाग और में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वायरस एंड वेरियोइड्स। गैर कोशिकीय दो भाग में हो सकते हैं, वेरियोइड एंड विषाणु। एग्जाम्पल वायरस का कोई बता सकता है? कोरोना वायरस। कोरोना। Yes, correct. It was as simple as एचआईवी वायरस। कोरोना वायरस। इतना परेशान किया इसने हमें, ठीक है। मीजल वायरस होता है, एचआईवी वायरस होता है, एंड हाँ टीएमवी वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। तो बहुत सारे वायरसेस हैं, जिसमें से एक तो अब हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में आता है, दैट इज कोरोना। हमने बहुत झेला, तो दैट इज कोरोना वायरस, कोरोना विषाणु। वेरियोइड्स उसी तरीके से होते हैं, थोड़े से परेशान करने वाले ज़्यादा होते हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे क्या हैं कैसे हैं। फिलहाल वायरसेस को अगर हम देखें, विषाणुओं को देखें, तो इनको भी हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, दैट इज डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। एक ऐसा वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल, वंशानुगत जो सामग्री है, पदार्थ है, वो डीएनए है, और किसी एक वायरस में आरएनए है, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर ये चीज?
कि किसी में जेनेटिक Yes, मटेरियल yes. डीएनए है, किसी में आरएनए है। अब डीएनए आरएनए के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए बस ये ध्यान में रखो कि वायरसेस डीएनए वायरस भी होते हैं, आरएनए वायरस भी होते हैं, ठीक है। तो जितने भी रेट्रो वायरस होते हैं, मोस्टली रेट्रो वायरसेस आरएनए वायरसेस होते हैं। देखो, ये एक वायरस के मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, एंड दैट वायरस इज HIV। HIV हमारे अंदर इस तरीके से फैलता है। देखो ये कैसे कैसे आया। HIV आया वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हाँ HIV, ठीक है। सेल से जाके चिपका, इसने अपना वायरल डीएनए इसके पास छोड़ा, ठीक। ये देखो, ये आकर के सेल के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया धीरे धीरे। यहाँ से 1 यहाँ से लिखा, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। आया पहले वायरस, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक काम किया इसने। ये एक रेट्रो वायरस है, और रेट्रो वायरस आरएनए वायरस होता है। जो भी आरएनए वायरस होता है उसमें एक सिस्टम होता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वहाँ पे किया इसने, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से आरएनए से उसने डीएनए बना दिया। आरएनए देख करके डीएनए की कॉपी बनाई, और वो डीएनए फिर जा करके सेल के डीएनए से मिल गया, ठीक है। तो सेल के डीएनए ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ये भी डीएनए का पार्ट है, तो आ जाओ। पूरे सिस्टम में सेल ने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक। अब वो फिर क्या करेगा, किसी का माइक ऑन है और मेरी आवाज मुझे इको हो रही है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। यस, थैंक यू। उसने अपने अंदर इनकलकेट कर लिया। अब यहाँ से अलग अलग सिस्टम शुरू हो गया। डीएनए की भी प्रोसेसिंग होती है, डीएनए प्रोटीन बनाता है आगे चल के, तो उसकी प्रोसेसिंग हुई, नया वायरस फॉर्म होना शुरू हो गया, और ये अब धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ने लगा, ठीक। ये सेल डिवाइड किया, और नया मैच्योर HIV बन के तैयार होके निकल गया। अब ये दूसरे सेल्स को अटैक करेगा, तीसरे को अटैक करेगा, और जा करके धीरे 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 पूरा का पूरा जो हमारा रक्षा लिम्फोसाइट यानी कि जो रक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता तंत्र है, उस तंत्र को जाके ये ध्वस्त करना शुरू कर देगा। दैट इज वाई एड्स इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। उसको सिंड्रोम बोलते हैं। डिजीज और सिंड्रोम में डिफरेंस है, ठीक है। सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ डिजीज, और डिजीज मतलब कि कोई पर्टिकुलर डिजीज। तो बहुत सारे आपको सिंड्रोम भी देखने के लिए आगे आने वाली क्लासेस में मिलेंगे। तो जब सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा तो हम बात करेंगे उस टाइम पे। यस, समवन हैज सेड समथिंग, लेट मी चेक। किसने क्या लिखा है भाई? मैम, okay, and your voice is breaking. Is it breaking for all of you? No ma'am. Okay. अगर सबके लिए कभी ब्रेक होते है तो बीच में टोक दिया करो, और अगर किसी एक को लगता है कि मेरे लिए वॉइस ब्रेक हो रही है तो फिर ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। वापस से तुरंत से रिजॉइन कर लो। नाउ मूविंग नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेल्यूलर पार्ट। अभी तक हमने देखो नॉन सेल्यूलर पार्ट में बात करी थी, जितने भी नॉन सेल्यूलर यानी गैर कोशिकीय बात हो रही थी, जो अभी तक कोशिका में नहीं आते थे। इनके पास देखो कोशिकाएं नहीं होती, यानी इनके अपना सेल नहीं होता, ठीक है। हेलो मैम, हाँ जी, बिल्कुल समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। देखो दिमाग में से सारी चीज़ें निकालो, और अभी जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वहाँ पे चलो। साइंस इज नॉट अबाउट कि सिर्फ वही हम बात करेंगे। ये तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है अभी, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें निकाल के अभी यहाँ पे लगाना। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, पर अभी कुछ क्लासेस के लिए आपके जितने भी प्रेजुडिसेस हैं ना, उनको निकाल के फेंक देना बाहर, और जो मैं बताऊँ उसको मंत्र मान के पढ़ लेना, बस। नाउ जितने भी पूरे इंटायर लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को, उन जीवों को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं।
दैट इज नॉन सेलुलर और सेलुलर। ठीक है, नॉन सेलुलर यानी कि गैर कोशिकीय, जिनके अपने पास सेल्स नहीं है, उनके अपने सेल्स नहीं होते, वो कोशिका के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, और सेलुलर फॉर्म में रहते हैं। और एक होते हैं कोशिकीय, सेलुलर फॉर्म वाले, जिनके पास सेल्स होते हैं। ठीक है, गैर कोशिकीय को हम अगर विभाजित करें तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, दैट इज वायरस एंड वीरियोइड्स। वायरस को हम हिंदी में विषाणु बोलते हैं और वायरियोइड्स तो वायरियोइड्स हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ यही बात की है। फिर अगर हम विषाणुओं को डिवाइड करें, वायरसेस को डिवाइड करें, तो ये भी 2 भाग में डिवाइड होते हैं, दैट इज डीएनए, वन इज आरएनए। एक डीएनए वायरस, दूसरा आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस जो है, जितने भी रेट्रो वायरसेस होते हैं, सारे रेट्रो वायरसेस आते हैं। अगर कोई नोट्स बना रहा है तो साथ के साथ लिख लेना, जितने भी रेट्रो वायरसेस हैं वो सारे रेट्रो वायरस आते हैं आरएनए वायरस में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। रेट्रो वायरसेस का पूरा एक अपना कम्युनिटी है। ठीक है, पूरी एक उनकी प्रजाति है, बहुत सारे रेट्रो वायरसेस होते हैं। और वो आरएनए वायरसेस हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो ये साइकिल बताता है एचआईवी वायरस के फॉर्म में, कि एचआईवी किस तरीके से हमारे सेल्स में इनकॉर्पोरेट होता है। ये वो साइकिल है। ठीक है, और अभी ये साइकिल नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अगले आने वाले 2 क्लासेस के बाद ये साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आप उसमें वापस से आके रिविजिट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से हियर। मैम मैम ये अपने आप में एक होस्ट नहीं होता है, ये दूसरे के मतलब उसमें होस्ट के अंदर घुस के ही काम करता है। ये इसका खुद का सेल नहीं होता ना, तो ये दूसरे सेल पे जीवित रहता है, तो इसी वजह से इसको हम असेलुलर कहते हैं। एक तो ये असेलुलर है और किसी और पे जाके रहता है, तो दैट इज होस्ट, उसका होस्ट दूसरा है। ठीक, यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टू सेलुलर फॉर्म्स। कोशिकीय फॉर्म्स कौन कौन से हैं? दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो एंड यू। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ यूकैरियोट्स हैं, कुछ कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोट्स मतलब कि होता है P4 पहले, P4 प्रो। ठीक है, प्रो मीन्स नो, कुछ तो ऐसा है जो इसमें नहीं है, और यू मीन्स कुछ तो ऐसी चीज है जो है। तो इवोल्यूशन के क्रम में अगर हम देखें तो आसान पहले होता है। बच्चों को हम पहले ABCD लिखना सिखाते हैं, तब उसके बाद उनको कॉन्सेप्ट वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का देते हैं, और फिर उसके बाद हम उनको वर्ड्स बनाना बताते हैं। राइट, धीरे धीरे ही हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, है ना? आसपास में बच्चों को देखा है पढ़ते हुए? यस मैम। यस मैम। इसी तरीके से वो पढ़ते हैं। यस मैम। ऑलराइट, तो जब ये प्रोकैरियोट्स बेसिक हैं, से शुरू करते हैं। हाँ बेसिक से शुरू करते हैं, वैसे ही बेसिक से शुरुआत हुई है जीवन की भी। तो प्रोकैरियोट्स, उस जीवन की शुरुआत में सबसे पहले आए हैं प्रोकैरियोट्स और फिर आए हैं यूकैरियोट्स। तो ये फर्स्ट है और ये नेक्स्ट है, फर्स्ट के बाद वाले नेक्स्ट जो भी हैं वो ये हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के सेल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। ये देखो, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। देखो कितना इलैबोरेटेड है, बहुत सारी चीजें हैं यूकैरियोट्स में, बड़ा है वो, और प्रोकैरियोट सेल देखो छोटा सा है, उसमें पूंछ जैसा कुछ निकला हुआ है, whereas यूकैरियोट में कोई पूंछ और कोई मूंछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, ये तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो इमेज देख के? यस मैम। ये देखो, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो इस तरीके से दिखता है, चारों तरफ से इस पे पतले पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा होता है। तो कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सिमिलैरिटीज भी हैं, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिससिमिलैरिटी भी है।
कुछ अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक भी हैं इनके पास। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो स्मॉल और सिंपल होते हैं, ऑब्वियसली स्मॉल एंड सिंपल, ठीक है। साइज में प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं, साइज में ये बड़े होते हैं। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, देखो कैसे सा दिखता है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। वेयरएज उतना प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, और यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज न्यूक्लियस एब्सेंट है, और न्यूक्लियस जैसे बहुत सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखना, लिखो साथ के साथ ही कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में। देखो यहाँ लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसमें 2 झिल्ली होगी, वो 2 झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाएंगे। वेयरएज यूकैरियोट में डबल मेम्ब्रेन दो झिल्ली वाले जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो पाए जाएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल असेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। असेक्सुअल, हाँ जी, असेक्सुअली यानी कि जहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लाइक एग और ओवम, ठीक है, सॉरी स्पर्म और ओवम, इन दोनों के फॉर्मेशन के बिना वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। वेयरएज सेक्सुअली जहाँ पे कि एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, दोनों मिलकर के उसके बाद ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी जैसी दूसरी कोशिकाएं बना रहा है, ठीक है। सेल डिवाइड किससे होता है? बाइनरी फिजन से होता है, एक डिवीजन का टाइप है ये, देखेंगे आगे। और ये कैसे होता है सेल डिवीजन? माइटोसिस से होता है, समसूत्री विभाजन से होता है। एग्जाम्पल में देखो, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं, ठीक है। ओके, अब कुछ सिमिलैरिटी की बात करें यदि। ओके, यूकैरियोट में कौन कौन से आते हैं? तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, एनिमल में कौन सा? ह्यूमन सेल। कितने भी हम दूसरों के लिए ह्यूमन हो, बायोलॉजी के दृष्टिकोण से सारे ही जानवर हैं। मैं भी जानवर हूँ, कुत्ता भी जानवर है, शेर भी जानवर है, घोड़ा भी जानवर है, सब एक कैटेगरी में आते हैं। मैं पौधों से अलग हूँ बस, बाकी ये जितने भी है ना 4 पैर वाले और ये 2 पैर वाली मैं, सब बराबर है बायोलॉजी की दृष्टि से, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। वैसे ही तो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल ह्यूमंस भी हैं, और बंदर भी है, चिंपैंजी भी है, घोड़ा भी है, प्लांट भी है, गाजर मूली जो भी कहो तुम, गुलाब, सब है। सिमिलैरिटीज की बात करें तो जितने भी हैं ये दोनों सेल्स, इन सब में प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जिसके बारे में बात करी। सबके पास साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मतलब पूरे सेल में एक भरा हुआ रस, वो होता है। इन दोनों कोशिकाओं के पास, दोनों प्रकार की कोशिकाओं के पास राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पूरे स्ट्रक्चर में कभी भी जो भी प्रोटीन का निर्माण होता है, वो प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम से। राइबोसोम जहाँ भी दिख गया मतलब प्रोटीन वहाँ बन रहा है। एकदम मंत्र की तरह याद रखो, जहाँ भी राइबोसोम है प्रोटीन बनेगा। राइबोसोम मेरे पड़ोस में बैठा हुआ है, प्रोटीन बन रहा है। राइबोसोम मेरे चेयर के पीछे बैठा हुआ है, प्रोटीन बन रहा है। राइबोसोम मेरे अंदर है, प्रोटीन बन रहा है। राइबोसोम दूध में है, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। जहाँ भी राइबोसोम बैठा हुआ है प्रोटीन बन रहा है। इन दोनों कोशिकाओं के पास डीएनए है, यानी कि वंशानुगत मटेरियल इनके पास मौजूद है। समझ में आया अब तक? एकदम क्लियर है? मैम ये बस एक ये मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट था ना
यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये समझ नहीं आया मुझे मेम्ब्रेन वाला पार्ट जो आपने पॉइंट बताया। इन सब के पास एक पतली डिफरेंस सी समझ नहीं आया, छेद। डिफरेंस जो आपने बताया। ओके, किसको समझ में आया है? मैं समझ तो सारा आ गया, बस ये मेम्ब्रेन वाला पॉइंट नहीं समझ आया। ओके, चलो ठीक है। वंदना, ये जरा मेम्ब्रेन वाला पॉइंट क्लियर करना। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो दैट माइट बी योर प्रॉब्लम। अमिता, यस मैम। अमिता ये मेम्ब्रेन वाला पॉइंट क्लियर करना। मैम वो एक्चुअली ना मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं और मुझे इसमें दिख भी नहीं रहा, ये बहुत छोटा है तो नोट करने में भी दिक्कत थी मुझे। छोटा है हाँ सबके लिए? नो मैम। यस मैम, वो जूम हो जाता है, जूम इन और जूम आउट में भी। जूम इन और जूम आउट अगर मैं अपने पास से करूंगी तो पूरा सेल, पूरा वो जो है ना, ये चीजें खराब हो जाएंगी। तो अगर आप लैपटॉप पे करोगे ना, नीचे भी कर सकते हैं। जो पम्प होते हैं वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल। तो ये सिमिलरिटीज होती है तो कैरियोटिक एंड कैरियोटिक के बीच में। ओके, एक मिनट पुष्पा। नेहा, यस मैम। नेहा जरा ये सेल मेम्ब्रेन वाला पॉइंट क्लियर करना सभी को क्लास में। यस मैम। मैम जो मैम नहीं, अभी मैं नहीं हूँ, अभी तुम सबको बता रही हो तो तुम सबको बोलो, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन यानी बाउंड्री होती है। समझ में आया? वो एक पतली सी बाउंड्री है, जो झिल्ली है ना, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, वो बस एक बाउंड्री है पतली सी। जैसे अगर बलून फुला करके उसमें मैं पानी भर दूं, ठीक है, तो बलून का जो ऊपरी भाग है वो क्या होगा, उसके लिए एक मेम्ब्रेन का काम करेगा, पतला सा, जिससे पानी रुका हुआ है उसमें। ठीक है मनीष? ओके, तो वो बाउंड्री का जब काम करेगा तो इसका मतलब सेल के अंदर जो चीज है वो बाहर नहीं जाएंगी, उसके अंदर ही रहने वाली। ये चीज समझ में आई? यही है मेम्ब्रेन सिस्टम। नहीं मैम, आपने कुछ बोला था तो डबल मेम्ब्रेन है शायद, मैंने गलत सुना। वो डिफरेंस में बताया था। हाँ जी, वो ये डिफरेंस वाला पॉइंट ही मेरे को मतलब वही समझ आया, डबल मेम्ब्रेन वाला क्या था। जेनिका, जेनिका, यस मैम। जरा क्लियर करना ये पॉइंट। मैम मुझे नहीं हुआ ये चीज क्लियर, और मुझे भी थोड़ा स्क्रीन में वर्ड्स दिख नहीं रहा है। तो स्क्रीन जूम करो, शायद दिखेगा। हाँ जी मैम। ओके, अंतरिक्ष, तो सॉरी मैम, एक्चुअली नेटवर्क चला गया था मेरी तरफ से। ओके शुभम, क्या मिस कर दिया मैम? मुझे कैसे पता होगा शुभम की क्या तुमने मिस कर दिया? बताओ, तुम कहाँ थे क्लास में और कहाँ पे मिस हुए, कैसे पता चलेगा? आप बता दी थी मैम सेल डिवीजन के बारे में, जो बाइनरी प्रोसेस होता है, एक माइटोसिस होता है, बस यही तक मैंने। ओके, तो उसके बाद अभी हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद हमने एग्जांपल्स बस देखे हैं और कुछ नहीं। ओके, यू आर नॉट। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम ये जो लैक ऑफ डबल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया में, इसका मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया का शेप रहता है वो कुछ पर्टिकुलर नहीं रहेगा, वो किसी शेप में आ जाएंगे, इससे मतलब यही होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि देखो यहाँ पे दिख रहा है सेल के अंदर बहुत सारी चीजें, ये यस मैम। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं इनमें। या फिर यहाँ पे देखो, ये देखो, इसमें देखो,
क्या दिख रहा है कुछ अलग से? सिंपल सा एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये धागे जैसा स्ट्रक्चर है, एक गोला जैसा स्ट्रक्चर है, और बस खत्म। और कुछ दिख रहा है इसमें? तो यहाँ पे बात करो तो तुम लोगों को ये मेम्ब्रेन वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, डबल मेम्ब्रेन और लैक ऑफ मेम्ब्रेन वाला। यहाँ पे कुछ और दिख रहा है? Here. बस ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। पर इसमें देखो, यहाँ पे एक ऑर्गेनेल है जो इस शेप का है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक झिल्ली वाला शेप है, मेम्ब्रेन वाला शेप कुछ है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये देखो, इसमें भी एक झिल्ली है, ये इसमें, यहाँ पे भी झिल्ली है, और ये आगे अभी ये जब हम पढ़ेंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना ज़्यादा बॉदर मत करो, अभी बस इस पे ध्यान दो कि एक तो बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक छोटा है, सिंपल है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है यानी कि एक कोशिकीय है, और यूकैरियोटिक सेल जो है वो मल्टी सेलुलर है और यूनिसेलुलर दोनों हो सकता है, वेयरएज मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट नहीं होता है, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, वेयरएज प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, सॉरी यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी धीरे 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 धीरे, ठीक है। ये चीज़ मैं बता दूं, अगर कोई ये सोच रहा है कि उसको एक क्लास में आएंगी, या फिर आपने बैच 2 का फीडबैक देखा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो कह रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे समझ में आई। तो वो कनेक्टिविटी जब धीरे धीरे बिल्ड होगी ना, तब सारी चीज़ें अपनी जगह पे बैठेंगी। तो अभी व्हाट यू कैन डू कि सिंपली जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते चलो कि हाँ ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, बस मान लो कि हाँ प्रोकैरियोटिक भी है, यूकैरियोटिक भी है। जैसे तुमने 1 मान लिया है, अब मैं कहूँ 1 मुझे दिखाओ, क्या दिखाओगे मुझे 1? कोई मुझे 1 दिखा सकता है? एनी वन ऑफ यू? नैन्सी? यस मैम। 1 दिखा सकती हो? मैं बोल सकती थी 1 ऐसे लाइक दिखा सकती हो 1? कि मुझे 1 दिखाओ। ऐसे करके कर सकती हूँ। उसके अलावा तो 1 क्या है? 2 दिखाओ। हाँ तो मैं वैसे भी बता सकती हूँ। कैसे? मैं जेस्चर से कि ये 2 हाँ। है, ये 1 है। कैसे ये बताओ कैसे? ये भी तुमने 1 कहा और ये तुमने, तो जब ये 1 है तो ये भी तो 1 है, कैसे ये 2 हो गया? समझ गया आपका पॉइंट। तो बस ये चीज मान लो कि कुछ प्रो है, कुछ यू है, और धीरे धीरे आफ्टर 2 और 3 क्लासेस सारी चीजें सेट हो जाएंगी दिमाग में, ठीक है। जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं इन सबसे आप सबसे बात कर रही हूँ, आई नो कैसा फील होता है। मुझसे भी अगर इकोनॉमिक्स कोई पढ़ाएगा ना तो मैं एकदम सड़ा हुआ मुंह बना के बैठूंगी, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती है। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में कुछ तो है ऐसा, ठीक है कुछ हो रहा है, हाँ ठीक है भाई, ये क्या कैसा सा नाम है, पता नहीं क्या बात हो रही है, मेरे दिमाग में भी आएगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं उसको ऐसे ही एज इट इज मानूंगी ना। ए क्या दिखाओगे? ए 1 क्या दिखाओगे? ए क्या दिखाओगे मुझे? तो कुछ उससे मिली हुई टर्मिनोलॉजी है जो तुम बता सकते हो मुझे, वैसे ही ये बस बेसिक्स हैं जिसको कनेक्ट होंगे आपस में 2 क्लास के बाद, ठीक है। आई गेस उलझन थोड़ी सुलझ गई होगी सबकी कि क्या चल रहा है। यस मैम। ठीक है मनीष? मैम ये सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए में बस शेप का फर्क है ना सिर्फ? नहीं, शेप के साथ साथ दोनों के फंक्शन का भी फर्क है। यही वो सर्कुलर डीएनए है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी करके जितने भी हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इन्हीं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज की मदद से बनाते हैं। यही सर्कुलर डीएनए यूज होता है उसमें। अच्छा, ये एमआरएनए इसी से तो नहीं निकालते हम? नहीं, एमआरएनए यहाँ से नहीं आता। नहीं? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, वेक्टर होता है ये। ओके।
कहाँ हो मनीष, सो गए क्या? नो मैम। तो समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी अपनी साइंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहना बहुत ही स्ट्रांग वे में। अभी 4 क्लासेस में, 3 क्लासेस में बहुत ज़्यादा उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो उठेगा। ओके चलो, तो ये सिमिलैरिटीज प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल समझ में आया है क्या बात कर रहे हैं हम? यस मैम। अब देखो प्रोकैरियोट्स में अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं, तो प्रोकैरियोट्स तो प्रिमिटिव है, ठीक है, सबसे पहले आए हुए हैं। तो सबसे पहले आए हैं, इनमें सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में जितने भी बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया, 1 मिनट, आर्की बैक्टीरिया एंड देन हमारे पास है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, यू एंड आर्की। आर्की बैक्टीरिया अगेन प्रोकैरियोटिक में जो सबसे पहले आया, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग पुरानी चीजों को देखता है, वैसे ही आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराना है, ठीक, समझ में आया? और प्रोकैरियोट्स में यू बैक्टीरिया, मतलब कि ये आर्की बैक्टीरिया से आगे है, न्यू यू, वैसे ही कुछ। यूकैरियोट्स में बात करें तो एक है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारा डिवीजन है कि वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो यूनिसेलुलर मतलब देखो एक कोशिकीय है, ठीक है, ऐसे समझना कि कोई एक व्यक्ति है जो एक कमरे में रहता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे हैं जो कि एक बड़े से घर में रहते हैं जिसमें 8-10 कमरे हैं, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे सिंगल सेल से मिलके बने होंगे, इर्रेगुलर शेप होगा इनका, शेप्स जो होंगे कुछ भी हो सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक अदरक, कहीं से भी बढ़ जाओ। मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल्स से मिलके बने हुए होंगे, ये मोर देन 1 सेल्स, इनके पास डिफिनिट शेप होगा, अगर इस तरीके का शेप है तो ये मल्टीसेलुलर वाले इसी शेप में होंगे, वेयर एज यूनिसेलुलर वाले ऐसे भी हो सकते हैं, तो यही सेम ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम बाद ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो इर्रेगुलर शेप है इनका। नेक्स्ट सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अब जाहिर सी बात है कि जिसका एक कमरा है जिसमें उसको खाना भी बनाना है, उसको पूजा भी करना है, उसको सोना भी है, उसको पढ़ना भी है, तो उसकी सारी चीज़ें बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ होंगी कि एक कॉर्नर में उसका बेड है, एक कॉर्नर में किचन है, एक कॉर्नर में उसने पूजा के लिए छोटा सा मंदिर रख रखा है, या अपनी नमाज की जगह बना रखी है, या क्राइस्ट की फ़ोटो लगा रखी है, कुछ भी, ठीक है। और एक कॉर्नर ऐसा है जहाँ पे वो अपनी चप्पलें उतारते हैं, और कॉर्नर में रखता है, झाड़ू रखते हैं, ये हो सकता है। बहुत ही सिंपल, एक कमरा पूरा एकदम इसी तरीके से होगा, राइट। वेयर जो 10 कमरों में रह रहा है उसका डाइनिंग हॉल अलग होगा, खुद का सोने का रूम अलग होगा, गेस्ट वाला रूम अलग होगा, ये रूम अलग होगा, वो रूम अलग होगा, स्टडी रूम होगा, बाहर वाला एक रूम होगा बाहर साइड पे जहाँ पे आकर के करीने से चप्पलें लगती हैं, सफाई वाला रूम अलग होगा जिसमें सारी चीज़ें सफाई की रहती हैं, एक स्टोर रूम होगा जिसमें सारे राशन एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा मल्टी सेलुलर, जिसके मल्टी रूम्स होंगे जिसके घर में, वैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितना भी नेसेसरी काम है वो सारा सिर्फ एक कोशिका मिलके करता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सेल्स मल्टीपल सेल्स मिलकर के मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ काम करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल का क्लस्टर मिलकर के एक काम परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल एक क्लस्टर बनाता है, एक ग्रुप बनाता है और उसके साथ एक जैसा काम करता है, ठीक। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कभी भी जब मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करूँ तो खुद को इमेजिन कर लेना बस, और यूनिसेलुलर कहूँ तो सिंगल सेल, ये याद रखना।
बॉडी इन्वायरमेंट में ज़्यादा एक्सपोज होती है, तो चलो यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स मैं हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। दोनों पढ़ना हो मन करे तो पढ़ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस कर देती हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे ऑर्गेनल लेवल पे होता है कि थोड़ा सा काम, मतलब एक ही इंसान है जिसको सारा काम करना है तो थोड़ा बहुत करता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सेलुलर लेवल पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, ऑर्गन लेवल पे होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है, तो मल्टीपल लेवल्स पे भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा, ठीक है, ये चीज़ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक भी और प्रोकैरियोटिक दोनों आते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आते हैं, और मल्टी सेलुलर में सिर्फ यूकैरियोटिक आएंगे, ओनली यूकैरियोटिक विल बी देयर, ठीक है। अब हम जब पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि भाई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कैसे आते हैं। फिलहाल के लिए बस रटाफिकेशन मान लो कि हाँ बस कहाँ है तो आते हैं। लाइफ स्पैन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कम होती है, मल्टी सेलुलर की ज़्यादा होती है। अगर इंजरी हो गई, सेल में कोशिका को चोट लग गई, तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ इंजरी हो गई सेल को, तो ये मरेगा नहीं। जैसे मैं अभी शाम में किचन में काम कर रही थी एंड माई हैंड्स गॉट कट, हाथ कट गया, तो क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन वही अगर एक कोशिकीय कोई जानवर है, कोई जीव है, तो उसमें थोड़ा सा कट लगना, वो उसकी मृत्यु तय है, वो कोशिका खत्म हो जाएगी। रिप्रोडक्शन कैसा होता है यूनिसेलुलर का? तो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मल्टी सेलुलर का तो सेक्सुअल भी होता है और लैंगिक भी होता है, और अलैंगिक दोनों तरीके का होता है। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ द टाइप्स, ठीक। यहाँ पे देखो, दे कैन बी ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स मतलब कि जो खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रोप्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। मल्टी सेलुलर भी ऑटोट्रोप्स भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रोप्स भी हो सकते हैं। तो ऑटोट्रोप्स का कोई एग्जांपल दे सकता है? प्लांट, ओके अमीबा, ओके। और हेटेरोट्रोप्स? ह्यूमन बीइंग। गुड। किसी ने अमीबा कहा, अमीबा अपना खाना खुद नहीं बनाते। यस, सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रोप्स आल्सो। वो खाना खुद नहीं बनाते, खाना इंजेस्ट करते हैं। उनके सराउंडिंग में जो प्रे होता है ना, जिसको फीड करना होता है, फूड वैक्यूल बनाते हैं और अपने अंदर बस उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी मैम। ओके, नाउ वी हैव कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एनिमल सेल स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है? मेरा सेल, तुम्हारा सेल, सबका सेल ऐसे दिखता है। बस इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये ऐसा दिखता है, एक टिपिकल एनिमल सेल जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। देखो ये आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, झिल्ली पतली सी, ये दिख रही है प्लाज्मा झिल्ली। ये सबका सेम होता है? सबका सेम होता है मेरा भी होगा, तुम्हारा भी होगा, सबका, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर सेम होता है। क्रोमैटिन होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियस होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी अपैरेटस होगा, फिर साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में पूरा रस है अंदर में भरा हुआ। लाइजोसोम्स होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम्स, वैक्यूल जिसको रसधानी कहते हैं, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारा लर्न करना पड़ेगा। हाँ, लर्न करना पड़ेगा obviously. Then how are you planning to take this subject? मैम गोल्जी अपैरेटस को ही गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं ना? उसे गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। ओके ओके। ये सारी चीज़ें होंगी एक टिपिकल एनिमल सेल में। सारे काम भी करेंगे, अलग अलग सबके काम हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है।
हाँ Yes, ma'am. हाँ कुछ कहो। Yes, ma'am. मैम ओके, Ma'am. ये है कोशिका झिल्ली जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज के लिए यहीं छोड़ दें या फिर आगे कंटिन्यू करें? बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो गया। मैम रहने दो आज के लिए हाँ मैम। क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में इतना मत पढ़ाओ प्लीज, सिर फटने लगेगा। एक तो नाम ही बता दिया ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े से, है ना। मनीष Yes, ma'am. नाम ही बता दिया टेढ़े टेढ़े से, है ना। पहले ही डर लग गया। यस मैम, देखो बोल भी रहा है यस मैम। अरे अपने अंदर का कम से कम कुछ तो जिंदा रखो कि नहीं मेरे को पढ़ना है। आई एम हियर बिकॉज आई हैव टू स्टडी। तो टेढ़े भी होंगे तो मेरे को पढ़ना है। हाँ टेढ़े हैं, एक्सेप्ट करो इस चीज को कि टेढ़े हैं, बट आई विल डू इट। मैम ये टेलीग्राम में डाल दोगे मैम ये आप पीपीटी? ये पीपीटी आपको नहीं मिलेगी। पीपीटी इज माय रिसोर्स, ठीक है। आपको मिलेगी कभी भी, यू विल बी गेटिंग पीडीएफ्स। आपको पीडीएफ मिलेंगे। आज वाली डाल दोगे मैम? आज वाली तब मिलेगी जब ये पीडीएफ पूरी होगी। अभी ये पीडीएफ आधी क्या शुरू भी नहीं हुई है। ओके वरुण? ओके। तो इफ यू आर प्लानिंग, यू आर जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग, ना ऐसे क्लास नहीं होगी। यू हैव टू राइट, क्योंकि मैं फिर अगली क्लास में आके पूछूंगी कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, और फिर कहना तुमने मैम पिछली क्लास का तुमने नोट्स ही नहीं बनाया था। ओके। तो ये मत करना, ठीक है। इससे घाटा तुम्हारा ही है, मेरा नहीं होगा। क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें पीपीटी पे नहीं दिखती हैं और मुझे उसी समय याद आती हैं। तो जब उसी समय याद आती हैं तो मैं उसी समय बताती हूँ। तो बच्चे जो लिख रहे हो तो उनको फायदा होता है, वहां पे राउंड करके वो लिख लेते हैं कि भैया उसको इंक्लूड कर लेना है। तो इस चीज को इंश्योर करो कि वेन एवर यू आर इन क्लास, एनी ऑफ क्लास, बी इट हिस्ट्री, बी इट पॉलिटी, बी इट mathematics or economics or science, whatever the class is, whatever the teacher is, be with your pen and paper। हमेशा स्टूडेंट का हथियार होता है पेन और पेपर। भैया लड़ने चले हैं और हथियार घर भूल के चले आए, क्या मिनट टिकेंगे युद्ध मैदान में, ये बताओ। मतलब कोई कहे है साथ में हथियार है मैम, साइड हथियार तो है साइड में है पड़े हुए, यूज नहीं कर रहे हैं बस उसको। मतलब यूज भी हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे, अब धीरे धीरे रेगुलरली यूज होने चाहिए वो, ठीक है। और बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मैं पहले भी ये चीज़ क्लियर कर दूँ। सबको बहुत परेशानी होगी कि कैसा सा शुरू हो गया है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं कभी, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं रह पा रहा है। दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स 30 मिनट ऑफ योर्स, ओनली 30 मिनट्स। स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस आप इसको 1 घंटे दो, धीरे 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 सिर्फ 30 मिनट्स हर दिन, एवरी डे विदाउट फेल 30 मिनट्स, you will be able to feel the difference। मैम 30 मिनट्स जो आपने पढ़ाया है उसको रिवाइज, हाँ ये अपने आप से? अच्छा नहीं, 30 मिनट्स जो आपको पीडीएफ दिए जाएंगे ना, हर दिन विदाउट फेल उन पीडीएफ्स को आप विजिट करो। उतने में क्या होगा वरुण? ऐसे बोल रहा था कि पीडीएफ तो खत्म होने के बाद मिलेगी, जब पूरा खत्म हो जाएगा ये उसके बाद बोल रहे हो आप? नहीं, तो ये अगली क्लास में खत्म हो जाएगा सेल वाला काम हमारा। तो आपको अगली क्लास के उसी समय क्लास खत्म होते के साथ वर्कशीट भी मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगा, दोनों चीजें साथ के साथ मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है, हाँ जी।